दोस्तों ये बात तो अब खुलकर तमाम राजनीतिक पंडित स्वीकार कर रहे हैं कि ये चुनाव जिस मोड़ पर आ गया है, किसी ने सोचा नहीं था कि आज से 4 महीने पहले इस स्थिति में चुनाव आ सकता है। नेक टू नेक फाइट हो गई है। उत्तर प्रदेश की कई सीटों में नेक टू नेक फाइट वाली स्थितियां पैदा हो गई हैं। वो यूपी जहां राम मंदिर बना, जिसकी लहर में मोदी जी ये सोच रहे थे कि वो सवार होकर 2024 का चुनाव जीत लेंगे। पहले चरण का मतदान, दूसरे चरण का मतदान, तीसरे चरण का मतदान, चौथे चरण का मतदान आते आते बीजेपी की 400 पार की हवा निकल गई। हालत ये हो गई कि मोदी जी को लगभग एक चैनल को 3-3 बार इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं। लेकिन इंटरव्यूज में जो बातें निकलकर आ रही हैं, क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन देख भी रहा है? दोस्तों इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री पर खुलेआम हेट स्पीच देने के आरोप नहीं लगे। प्रधानमंत्री ने कई तरह की बयानी की, लेकिन इतनी जिस तरह की बयानी पीएम मोदी इस चुनाव के भाषण में कर रहे हैं, इस तरह के भाषण किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिए। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग निष्क्रिय बना रहा। लेकिन अब तो हद हो गई दोस्तों। न केवल पीएम मोदी बल्कि उनके खास एंकर सुधीर चौधरी जैसे लोग लाइव अपने शो में, जी हाँ, लाइव अपने शो में चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये वीडियो दिखाया जिसमें मैंने आपको बताया कि आज तक के 4 एंकरों ने घेर कर मोदी जी का इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू से निकलना तो कुछ है नहीं, लेकिन मोदी जी से एक सवाल पूछ लिया श्वेता सिंह ने कि पहले चरण का मतदान का जो वोटिंग प्रतिशत है उसको देने में चुनाव आयोग ने 11 दिन लगा दिए। इस पर आप क्या कहेंगे? सवाल अच्छा था, लेकिन जवाब इसका मिला नहीं। मोदी जी ने इसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इसकी जवाब में एक सवाल फेंक दिया कि इससे पहले जो चुनाव आयोग से निकले हुए लोग थे वो कोई गवर्नर बना तो कोई एमपी बना। मैं चाहूंगा कि आप मीडिया वाले इसका भी एनालिसिस करें, इस पर भी थोड़ी लोगों को ज्ञान दें। ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि मोदी जी कुछ कहते हैं तो मीडिया वाले तुरंत उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। सुधीर चौधरी वहीं बैठे थे, उन्होंने उसी दिन यानी कि कल शाम ही अपने शो में इसका बाकायदा एनालिसिस करके अपने देश की जनता को, अपने दर्शकों को बताया कि कुछ पूर्व चुनाव आयुक्तों का क्या इतिहास था। जैसे एक चुनाव आयोग के सुंदरम के लिए उन्होंने बताया कि जब चुनाव आयुक्त रहे उसके बाद इनको लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, पद्म विभूषण इनको दिया गया। इसके अलावा आर.के. त्रिवेदी जिनको पद्म भूषण मिला, गवर्नर बनाए गए। ऐसे बहुत सी लिस्ट सुधीर चौधरी के पास थी, जो मोदी जी ने कहा और सुधीर चौधरी ने उसकी लिस्ट निकाल दी। दोस्तों इस इंटरव्यू में मोदी जी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग तो अब स्वतंत्र हुआ है। तो सवाल यह कि ये जो सुधीर चौधरी लिस्ट दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और मोदी जी जो बता रहे हैं देश की जनता को कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र हुआ है, इससे पहले तो जो चुनाव आयोग से निकले हुए लोग थे, कोई गवर्नर बना दिए जाते थे, कोई एमपी का चुनाव लड़ते थे। तो क्या मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं और उनसे लाइन लेकर सुधीर चौधरी अपने शो में ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी चुनाव आयोग या जो एमपी बनाए गए या जिनको पुरस्कृत किया गया या जो गवर्नर बनाए गए वो सब खराब चुनाव आयोग थे, मतलब वो एक खराब चुनाव आयोग के प्रमुख थे? क्या सुधीर चौधरी ये कहना चाह रहे हैं? ये किसने कहा है दोस्तों कि अगर कोई चुनाव आयुक्त बना और चुनाव आयुक्त के बाद वो गवर्नर बनाया गया या उसने एमपी का चुनाव लड़ा तो उसके बाद ये माना जाएगा कि वो स्वतंत्र नहीं था? अगर ऐसा है दोस्तों तो शेषन उसका जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों टी.एन. शेषन देश में चुनाव आयुक्तों के लिए एक मिसाल है। आज भी जब भी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का जिक्र किया जाता है, शेषन का नाम लिया जाता है। शेषन अपने दौर में राजीव गांधी की सरकार में एक सचिव थे, लेकिन उनको जब चुनाव आयोग के प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी मिली, उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनके नाम से प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बड़े बड़े नेता थर-थर कांपते थे, टांगे कांपती थी शेषन का नाम सुनकर। हालत ये हो गई थी कि शेषन ने अपने कम कार्यकाल में एक मापदंड रख दिए चुनाव आयुक्तों के लिए। तो इस लिहाज से तो शेषन के लिए भी कहा जा सकता है कि तो राजीव गांधी की सरकार में सचिव रहे, लेकिन नहीं, ये किसने कह दिया कि अगर चुनाव आयुक्त रहने के बाद कोई आदमी अगर गवर्नर बन रहा है या सांसद बन रहा है, कोई भी पद उसको मिल रहा है, तो उसका जो कार्यकाल था उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और अगर ऐसा है तो ये तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं मोदी जी और सुधीर चौधरी, तो फिर इसकी जांच तो चुनाव आयोग को करनी चाहिए। दोस्तों अब तक तो चुनाव आयोग पर मोदी जी पर कार्रवाई ना करने के आरोप थे। अब तो मोदी जी ने और उनके खास एंकर ने खुद चुनाव आयोग नाम की संस्था पर सवाल खड़े कर दिए कि इससे पहले जो चुनाव आयोग से निकले हुए लोग थे वो तो फलानी पार्टी से जुड़े हुए थे, फलानी पार्टी ने उसको फायदा पहुंचाया। तो अब तो चुनाव आयोग को हर हाल कार्रवाई करनी चाहिए, न केवल पीएम मोदी को दिखाने के लिए करनी चाहिए बल्कि देश को दिखाने के लिए भी करनी चाहिए। या तो पीएम मोदी के इस इंटरव्यू में दिए गए बयान का या सुधीर चौधरी के शो का संज्ञान ले चुनाव आयोग, कोई एक्शन ले, या चुनाव आयोग बताए
इस सवाल का जवाब जो मोदी जी और सुधीर चौधरी उठा रहे हैं, क्योंकि अब तो पूरी की पूरी संस्था पर मोदी जी और सुधीर चौधरी ने सवाल खड़े कर दिए ना। और ये संस्था कोई सरकारी संस्था तो है नहीं, आपके मेरे टैक्स पेयर से चलती है, संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। अपनी संस्था की साख तो चुनाव आयोग को रखनी पड़ेगी ना दोस्तों। अफसर तो आते जाते रहते हैं, चुनाव आयोग तो यही रहेगा, ये देश का आखिरी चुनाव थोड़ी है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी जी के साथ ना बहुत बड़ी समस्या है। एक तो इंटरव्यूज में उनसे कोई सवाल पूछता नहीं है, और अगर गलती से कोई सवाल आ भी जाए तो उसका जवाब मोदी जी सवाल पे दे देते हैं। अब जैसे पूरा का पूरा ये मैंने इंटरव्यू देखा, बहुत ही बोरिंग इंटरव्यू था। 4 एंकर को बिठा लो, 6 संपादकों को बिठा लो, मोदी जी के इंटरव्यू से कुछ ट्रोलर्स के लिए कंटेंट निकलता है, बाकी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंट नहीं निकलता है, ठीक है। उसके बावजूद भी पूरे इंटरव्यू में एक ये सवाल था जिससे जो आप कह सकते हैं कि मोदी जी से कम एक सवाल पूछने की कोशिश, एक्टिंग तो की श्वेता सिंह ने मोदी जी से पूछा कि चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के बाद पूरा वोटिंग प्रतिशत देने में, पूरा आंकड़ा देने में 11 दिन लगा दी, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बात सही है, मैंने भी आपको इसको लेकर कई वीडियोस दिखाई, और सिविल सोसाइटी के लोगों ने, पत्रकारों ने भी सवाल उठाए। चुनाव आयोग से तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर यह भी कहा कि हर चरण का मतदान जब खत्म होता है तो आप इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, ये बहुत रूटीन सी चीज होती थी, लेकिन अब क्यों नहीं करते हैं? ये खबर मैंने आपको दिखाई थी। अब चुनाव आयोग ना तो हर चरण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी डिटेल बता रहा है कि इतने पुरुषों ने मतदान किया, इतनी महिलाओं ने मतदान किया, ना ही चुनाव आयोग पूरा आंकड़ा दे रहा है, वोटिंग प्रतिशत में आंकड़ा दे रहा है। वोटिंग प्रतिशत में गिनती थोड़ी होती है, एक एक वोट की गिनती होती है ना, इसीलिए कहा जाता है एक एक वोट कीमती है, क्योंकि एक एक वोट गिनती होती है, तब कोई सांसद बनता है, तब कोई सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है। लेकिन सवाल यहाँ पर श्वेता सिंह का ये था कि चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान का वोटिंग प्रतिशत देने में 11 दिन लगा दिए। इसके जवाब में मोदी जी ने क्या कहा? मैं चाहूंगा आज तक वाले भी इस बात का विश्लेषण करें कि इससे पहले जो चुनाव आयोग से लोग निकले हैं, किस किस को गवर्नर बनाया गया, किस किस ने सांसदी का चुनाव लड़ा। कमाल की बात है, ये सवाल मोदी जी ऐसा गायब कर गए जैसे सवाल पूछा ही नहीं गया था। अब इसके बहुत से जवाब बन सकते थे। मोदी जी कह सकते थे कि श्वेता जी, आपने जो सवाल पूछा है वो चुनाव आयोग को लेकर सवाल है। अब चुनाव आयोग पहले चरण का मतदान का वोटिंग प्रतिशत देरी से क्यों दे रहा है, ये तो चुनाव आयोग जाने। आप लोग चुनाव आयोग से सवाल पूछे, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट थोड़ी है कि मैं उसका जवाब दूं। ये तरीका सा तो यही था कि उस सवाल का जवाब तो श्वेता ने पूछा, उसका ये जवाब ये बनता था, लेकिन उसका जवाब तो मोदी जी ने दिया नहीं। एक असाइनमेंट दे दिया सुधीर चौधरी जैसे लोगों को, और सुधीर चौधरी ने लपक लिया असाइनमेंट को। और उसी दिन दोस्तों, जिस दिन के इंटरव्यू चला है, उसी दिन सुधीर चौधरी ने अपने शो में एनालिसिस कर दिया कि देखिए, मोदी जी ने हमसे कहा कि चुनाव आयोग के लोगों का पूरा लेखा जोखा निकालिए, और हम पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखते हैं। फलाना आदमी चुनाव आयोग से जब निकला तो गवर्नर बनाया गया, फलाने आदमी को ये पुरस्कार दिया गया, फलाना आदमी चुनाव लड़ा। कमाल की बात है। मतलब पहले मोदी जी चुनाव आयोग नाम की इतनी इंपॉर्टेंट संस्था, जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, जिसको पूरी उम्मीद से पूरी दुनिया देखती है, पहले मोदी जी ने इससे पहले चुनाव आयोग में जो लोग रहे उन पर सवाल खड़े किए, और उसके बाद उसको आगे बढ़ाया सुधीर चौधरी ने। और ये सब कुछ चुनाव के बीच हो रहा है दोस्तों, खुलेआम हो रहा है, और चुनाव आयोग अब भी देख रहा है। अगर अब भी चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता तो उसकी साख पर देश के प्रधानमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक्चुअली में चुनाव आयोग तो अब स्वतंत्र हुआ है। तो मतलब देश के प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं? ये शब्द थे प्रधानमंत्री के, उन्होंने इंटरव्यू में बोला है चुनाव आयोग तो सही मायने में अब स्वतंत्र हुआ है। तो क्या मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि 2014 से पहले चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं था? तो हमारे देश में 2014 से पहले जो चुनाव हुए हैं वो तो चुनाव आयोग ने करवाए हैं। इतने गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर पीएम मोदी लगा रहे हैं, और उसका एनालिसिस कौन कर रहा है? सुधीर चौधरी कर रहा है। और ये सब कुछ प्राइम टाइम में हो रहा है दोस्तों। मतलब किस लेवल पर आप देखिए, चुनाव आयोग पर देश के प्रधानमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, देश की इतनी बड़ी मीडिया समूह सवाल खड़ा कर रहा है, और उसके बावजूद भी अगर चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेता है तो ये अपने आप में उसकी साख का सवाल बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी के बयानों पर, उनके भाषणों पर तो एक्शन जब होगा तब होगा, लेकिन यहाँ तो इस चैनल पर एक्शन होना चाहिए। पीएम मोदी को एक नोटिस चुनाव आयोग को थमाना चाहिए कि आपने कैसे कह दिया कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र हुआ है। ये तो हर लिहाज से एक आपत्तिजनक टिप्पणी है ना। और चुनाव आयोग को अगर इस पर भी आपत्ति नहीं होती है तो फिर किस पर आपत्ति होगी? और हमें अधिकार है ये पूछने का सवाल चुनाव आयोग से, क्योंकि हम विश्वास करते हैं चुनाव आयोग पर। हम मानते हैं कि इस देश में, अगर इस देश को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, तो वो केवल चुनाव आयोग की ताकत है।
चुनाव आयोग ये ताकत देता है हम नागरिकों को कि हम ये उम्मीद कर सके कि हम लाइनों में खड़े होकर जो वोट देते हैं उससे एक सही सरकार चुनी जाती है, एक ऐसी सरकार जिससे हम सवाल पूछ सकते हैं। एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जो हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, और उस चुनाव आयोग पर पीएम मोदी सवाल उठा रहे हैं, सुधीर चौधरी उस पर शो कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग अब जाके स्वतंत्र हुआ है। क्या लगता है आपको दोस्तों, इस मामले में क्या चुनाव आयोग को एक्शन लेना ही पड़ेगा? उसके लिए एक अर्जेंसी वाली बात हो गई है ये? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।